हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही ज़बरदस्त मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी एसएससी जेडी की परीक्षाएं चल रही है और आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस 32,000 कांस्टेबल की है, जो कि आपकी 8, 9 और 10 जून को होने वाली है। तो लगभग इसके लिए आपके पास अभी लगभग 30 से 35 दिन आपके पास बचे हैं और द काकरान इंस्टीट्यूट आपकी तैयारी को धार देने के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया है, जिसका नाम है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिंदी साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी साहित्य को आज हम पढ़ने वाले हैं। द काकरान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी की थ्योरी क्लासेस पड़ी हुई है। यदि आपने अभी तक हिंदी की थ्योरी क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी हिंदी को मजबूत कर सकते हैं। क्लियर? और आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं, हिंदी साहित्य, जिसके आपकी परीक्षा में लगभग 4 से 5 और 5 से 6% भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले टॉपिक हिंदी साहित्य को। क्लियर? इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ समझाने और समझने का नहीं है। इस टॉपिक में जो भी मैं आपको लिखवा दूं, आपको सिर्फ उसको बार 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 रिवीजन करना है। क्लियर? क्या करना है आपको? इसका सिर्फ बार 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 रिवीजन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हिंदी साहित्य। क्या है? हिंदी साहित्य हमारा आज का टॉपिक होगा। क्लियर? हिंदी। हिंदी हमारी जो भाषा है, हिंदी हमारी कैसी भाषा है? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? भैया हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि हमारे संविधान के भाग 17 अनुसूची 8वीं अनुसूची और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका जिक्र किया गया है। क्लियर? जो हमारी हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे आई, उसके बारे में हम यहाँ पर सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। कुछ हमारे हिंदी के साहित्यकार हुए, उनकी क्या क्या रचनाएं रही, उन रचनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ हमारे यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, जैसे सरस्वती सम्मान, अन्य बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन सभी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लियर हुई बात? यह तो आपको समझ में आया कि हिंदी साहित्य में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने एक नए टॉपिक को, हिंदी साहित्य को। क्लियर? सबसे पहले आप लिखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। तो आप लिखिए, हिंदी का उद्भव एवं विकास। आप लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी का उद्भव एवं विकास। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कैसे कैसे बनी, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा विश्व है, विश्व में लगभग बहुत सारी भाषाएं प्रचलन में हैं। विश्व में कितनी भाषाएं प्रचलन में हैं? तो आप लोग लिखिए यहाँ से, विश्व में विश्व में लगभग 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 3,000 भाषाएं प्रचलन में हैं। लगभग 3,000 भाषाएं भाषाएं प्रचलन में हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं प्रचलन में हैं? विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं प्रचलन में हैं, जिनको 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 13 भाषा परिवार परिवारों में बांटा गया है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं प्रचलन में है? विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं प्रचलन में है, जिनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितने भाषा परिवारों में? 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं, जो हमारी हिंदी है,
हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा गया है? तो आप क्या कहेंगे? हिंदी को भारोपीय भाषा भाषा परिवार में रखा गया है। हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा गया है? हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। क्लियर हुई बात? इसके बाद आप लिखिए, जो हमारा भारत है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत में यदि मैं आपसे पूछूं क्या भारत में सिर्फ हिंदी बोली जाती है, तो आप कहेंगे जी नहीं भैया, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो कौन कौन सी भाषाएं भारत में बोली जाती है? तो उनको अलग अलग भाषा परिवारों में रखा गया होगा। तो यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं, जो आपके टोटल 13 भाषा परिवार है, उसमें से भारत में कितने भाषा परिवार मौजूद है? तो उसमें से भारत में कितने भाषा परिवार मौजूद है? तो आप क्या कहेंगे? उसमें से भैया लगभग 4 भाषा परिवार भारत में मौजूद है। तो कौन कौन से? सबसे पहले तो आप लोग लिखिए, भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार है? भारत में 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार भारत में कौन कौन से है? सबसे पहले लिखिए आप, भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा? भारोपीय भाषा भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा? सबसे पहला जो परिवार है वो है आपका भारोपीय भाषा परिवार। सबसे पहला कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार है। क्लियर? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो आप क्या कहेंगे? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी आती है आपकी, राजस्थानी आती है। कौन सी आती है? राजस्थानी आती है। आपका गुजराती आती है। कौन सी आती है? गुजराती आती है। आपका यहाँ पर पहाड़ी आती है। कौन सी आती है? पहाड़ी आती है। और आपका बिहारी आती है। अगला भाषा परिवार कौन सा है? यदि मैं आपसे कहूं कि अगला भाषा परिवार कौन सा है, तो अगला भाषा परिवार कौन सा है? यह है भैया द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? जो भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती है, यानी कि दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषाएं, ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये आती है भैया द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो लिखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? इसके अंतर्गत आती है भैया तुलु। इसके अंतर्गत आती है भैया कन्नड़। इसके अंतर्गत आती है भैया तेलुगु। कौन सी आती है? ये आती है भैया तेलुगु। इसके अंतर्गत आती है तमिल। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? ये आती है तमिल। और एक आती है भैया मलयालम। एक कौन सी आती है? मलयालम भाषाएं आती है। तो परीक्षा में आपसे सीधा सा प्रश्न बोला जाएगा कि जो आपका मलयालम भाषा है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि जो मलयालम भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा होगी। क्लियर हुई बात? अगला कौन सा पार्ट आता है? अगला आता है भैया ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगला कौन सा आता है? अगला आता है ऑस्ट्रिक भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगला कौन सा आता है?
ओस्ट्रिक भाषा परिवार आता है। कौन सा? ओस्ट्रिक भाषा परिवार। ओस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? कौन कौन सी भाषाएं आती है? जो लोग अरब से आए हैं, अरब से आए हैं, वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपके ओस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत। क्लियर? चौथा भाग कौन सा है? चौथा है आपका चीनी, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत कौन आते हैं? जो लोग चीन तिब्बत की सीमा पर रहते हैं, वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? वो लोग चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो लोग तिब्बत चीन तिब्बत की सीमा पर रहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। क्लियर? क्या कहा मैंने आपको? यदि मैं आपको शुरुआत से रिवीजन कराऊं तो मैंने आपसे क्या कहा? विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं, जिनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जो हमारी हिंदी है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। और भारत में लगभग 4 भाषा परिवार है। सबसे पहला भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन से लोग आते हैं? जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, दक्षिण भारत के लोग किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के। उत्तर भारत के लोग किसके अंतर्गत आते हैं? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। जो लोग अरब से आए हैं वो ओस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत। और जो लोग चीन तिब्बत की सीमा पर रहते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं भैया चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। किसके? चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो हमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है भैया हिंदी का उद्भव एवं विकास, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमें किस परिवार की जरूरत पड़ेगी? हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? आप कहेंगे भैया हिंदी है हमारी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। किसका हिस्सा है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। क्लियर? इसके बाद तो हमें क्या पढ़ना है? भारोपीय भाषा परिवार को हमें पढ़ना है। और हिंदी का विकास कैसे हुआ हमें वहां तक जाना है। तो आप सबसे पहले लिखिए कि भारोपीय परिभाषा परिवार की, भारोपीय भाषा भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार की 10 शाखा 10 शाखा प्रचलन में है। प्रचलन में है। जो भारोपीय भाषा परिवार है उसकी कितनी शाखाएं प्रचलन में है? 10 शाखाएं प्रचलन में हैं, जिन्हें जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। जिन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है आपका सतम वर्ग। सबसे पहला सतम वर्ग। और दूसरा वर्ग कौन सा है आपका? दूसरा वर्ग है आपका केतुम वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग है आपका केतुम वर्ग। पहला वर्ग कौन सा? पहला वर्ग आपका सतम वर्ग। और दूसरा वर्ग कौन सा? आपका केतुम वर्ग। सतम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? सतम वर्ग के अंतर्गत भारत और भारत के समीपी
भारत के समीपी महाद्वीपों, भारत के समीपी महाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषाएं, यानी कि भारत और भारत के समीपी महाद्वीपों में बोले जाने वाली भाषाएं किसके अंतर्गत आती है? ये आती है भैया आपका किसके अंतर्गत? सतम वर्ग के अंतर्गत आती है। और केतुम वर्ग के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? इसके अंतर्गत यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं आती है। कौन सी भाषाएं आती है? यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं किसके अंतर्गत आती है? ये भैया केतुम वर्ग के अंतर्गत आती है। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो सतम वर्ग है, सतम वर्ग के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? जो आपका ये सतम वर्ग है, सतम वर्ग के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? इसके अंतर्गत आता है एक आपका भारत ईरानी भाषा। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? भारत ईरानी भाषा इसके अंतर्गत आती है। और जो ये भारत ईरानी भाषा है, इस भारत ईरानी भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया है। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? इसमें ग्रंथ लिखा गया है जिंदा अवेस्ता। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? इसमें एक ग्रंथ लिखा गया है जिंदा अवेस्ता। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? जिंदा अवेस्ता ग्रंथ लिखा गया है। और इस जिंदा अवेस्ता ग्रंथ में जो ये जिंदा अवेस्ता ग्रंथ लिखा गया है, इस जिंदा अवेस्ता ग्रंथ में किसका प्रयोग हुआ है? इस जिंदा ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग मिलता है। संस्कृत का प्रयोग मिलता है। तो किसका प्रयोग मिलता है? इस जिंदा अवेस्ता ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग मिलता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद आप एक नोट करके यहां पर लिखिए। इसके बाद आप क्या लिखिए? यहां पर एक नोट लिखिए कि प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी ग्रंथ, प्रथम विदेशी ग्रंथ जिसमें जिसमें संस्कृत, जिसमें संस्कृत का, जिसमें संस्कृत का प्रयोग देखने को, देखने को मिलता है, जिसमें संस्कृत का प्रयोग देखने को मिलता है, वो प्रथम ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है आपका, वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है आपका जिंदा अवेस्ता। कौन सा ग्रंथ है वो? वो ग्रंथ है आपका जिंदा अवेस्ता ग्रंथ। तो सबसे पहला विदेशी ग्रंथ जिसमें संस्कृत का प्रयोग देखने को मिलता है, वो कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ है आपका जिंदा अवेस्ता ग्रंथ। और क्लियर हुई बात? इसके बाद हम कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए भैया संस्कृत तक। हम कहां तक पहुंच गए? हम भैया संस्कृत भाषा तक पहुंच गए कि संस्कृत भाषा का जन्म कहां से हुआ। संस्कृत भाषा का जो सबसे पहले प्रयोग है वो कहां देखने को मिलता है? जिंदा अवेस्ता ग्रंथ में देखने को मिलता है। भारत ईरानी भाषा के अंतर्गत देखने को मिलता है। भारत ईरानी भाषा हमें कहां से देखने को मिली? ये सतम वर्ग से देखने को मिली। सतम वर्ग किसका हिस्सा है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आपकी कड़ी जुड़ती जा रही है? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल। इसके बाद आप लोग यहां पर लिखिए संस्कृत भाषा तक हम लोग पहुंच गए। हम लोग कहां तक पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए भैया
संस्कृत तक। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? संस्कृत तक भैया हम लोग पहुंच गए। इसके बाद आप लोग, संस्कृत को हमने कितने भागों में बांटा है? संस्कृत को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला बांटा है हमने भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहला किसमें बांटा है? भारतीय आर्य भाषा। क्लियर? दूसरा हमने इसको किस में बांटा है? दूसरा हमने इसको बांटा है दर्द में। दूसरा हमने किसको बांटा है? इसमें दर्द में हमने इसको बांटा है। और तीसरा हमने इसको बांटा है ईरानी में। तीसरा हमने किसको किसको बांटा है? ईरानी भाषा में बांटा है। क्लियर? इसके बाद जो दर्द है, दर्द के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? दर्द के अंतर्गत आती है आपकी कश्मीरी। दर्द के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? कश्मीरी आती है, डोंगरी आती है, कश्मीरी, डोंगरी आती है, हिमाचली आती है। कौन सी आती है? हिमाचली आती है। हिमाचली, और एक आती है यहाँ पर आपकी पंजाबी। कौन सी आती है? पंजाबी आती है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हमसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दर्द के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? इन 4 ऑप्शनों में से 3 आपको इसमें से देगा, एक आपको कुछ और दे देगा। क्लियर? अब ईरानी के अंतर्गत कौन सी आती है? ईरानी के अंतर्गत आती है अरबी। ईरानी के अंतर्गत कौन सी आती है? अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, उर्दू, और एक आती है यहां पर पश्तो। एक कौन सी आती है? एक आती है यहां पर पश्तो। तो आपसे पूछेगा ईरानी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है या कौन सी भाषा नहीं आती। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो भारतीय आर्य भाषा है, अब क्या बची? क्या अभी तक आपके सामने हिंदी आई? आप कहेंगे जी नहीं भैया, अभी तक हमारे सामने हिंदी नहीं आई। तो हिंदी कब आएगी? हिंदी आएगी, मिलेगी आपको भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। जो भारतीय आर्य भाषा है उसको हमने 3 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से उसको हमने बांटा है। सबसे पहला प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार है भैया यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा सबसे पहली कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरे नंबर का कौन सा बांटा है हमने? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरे नंबर का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा हमने किसको बांटा है? तीसरा प्रकार क्या है इसका? ये है भैया आधुनिक 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 भारतीय आर्य भाषा। तीसरा प्रकार कौन सा है इसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो अब हमें किसको पढ़ना है? अब हमें इन 3 पार्ट को पढ़ना है। अब हमें किसको पढ़ना है? अब हमें इन 3 पार्ट को पढ़ना है। तो आप लोग यहां पर बीच में हेडिंग लगाइए भारतीय आर्य भाषा। आप लोग हेडिंग क्या लगाइए? भारतीय आर्य भाषा। और इसको कितने प्रकार से बांटा गया है? आप लोग कहेंगे भैया इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है भैया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहला कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भैया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा नंबर का कौन सा है? तीसरा नंबर है भैया आधुनिक भारतीय
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीसरा नंबर कौन सा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? तो इसका टाइम पीरियड है आपका 2000 बीसी से 500 बीसी तक। क्या है इसका टाइम पीरियड? इसका टाइम पीरियड है आपका 2000 बीसी से 500 बीसी तक। कहां तक है? 2000 बीसी से 500 बीसी तक। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसका टाइम पीरियड कहां से है आपका? इसका टाइम पीरियड है 500 बीसी से 1000 एडी तक। कहां तक? 1000 एडी तक। क्लियर? और जो हमारी तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 एडी से वर्तमान तक। कहां तक? वर्तमान तक। क्लियर हुई बात? तो टाइम पीरियड आपके समझ में आया? ये टाइम पीरियड आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका टाइम पीरियड 2000 बीसी से 500 बीसी तक। जो आपके सामने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसका टाइम पीरियड 500 बीसी से 1000 एडी तक। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वो होगा आपका 1000 एडी से वर्तमान तक। क्लियर हुई बात? बड़ी आसानी से आप लोगों की समझ में आई होंगी। इसके बाद जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? उसको दो वर्गों में बांटा गया है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? उसको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। दो वर्ग कौन कौन से हैं ये दो वर्ग है भैया। एक तो है आपका वैदिक संस्कृत। एक कौन सा है? एक तो है भैया आपका वैदिक संस्कृत। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है भैया लौकिक संस्कृत। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भैया लौकिक संस्कृत। इसका दूसरा भाग है। सबसे पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। 2000 बीसी से 800 बीसी तक। कब से कब तक होगा वो? 2000 बीसी से 800 बीसी तक होगा। और जो लौकिक संस्कृत है इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा भैया 800 बीसी से 500 बीसी तक। कहां तक? 500 बीसी तक होगा। क्लियर? इसके बाद जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में कितने स्वर का जिक्र किया गया है? यदि मैं आपसे पूछूं वर्तमान में सामान्य जो हमारी हिंदी है इसमें हमारे कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर की संख्या होती है भैया 11। पर जो वैदिक संस्कृत थी इसमें आपका 14 स्वर का जिक्र किया गया था। कितने स्वर का जिक्र किया गया था? 14 स्वर का इसमें जिक्र किया गया था। क्लियर? इसके बाद तो भैया 11 स्वर का तो हमें पता है, बाकी 3 स्वर जो थे वो कौन कौन से थे? वो थे भैया, एक तो था आपका जो री होता है, एक क्या होता है? एक जो आपका री होता है ये थोड़ा ऐसे बना हुआ था। एक जो आपका ल होता है ये थोड़ा ऐसे बना हुआ था। और जो एक ल था आपका वो था आपका इस टाइप का। तो ये 3 स्वर जोड़कर आपके कितने हो गए? 11 तो सामान्य स्वर और 3 स्वर थे आपके ये वाले। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई भैया? 14। और जो ये 14 स्वर की संख्या बताई ये किसके द्वारा बताई गई थी?
ये बताई गई थी भैया हरदेव बहारी जी के द्वारा। किसके द्वारा? हरदेव बहारी जी के द्वारा ये संख्या बताई गई थी। क्लियर बात? इसके बाद अब आ गया हमारा सेकंड पार्ट, लौकिक संस्कृत।